हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। आज क्लास नंबर 1 है जो कि एडीआरई रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट है उसका लेक्चर नंबर 4 है। अच्छा, बट यहाँ पे एक कैच है कि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं है, ये वीडियो कंटिन्यू नहीं चलने वाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लड रिलेशन चैप्टर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से बैंकिंग या एसएससी बैचेस जो होते हैं ना, हमारे नेशनल लेवल के बैचेस, उसमें मैंने पढ़ा रखा है। तो मैं अब क्या करूंगा, ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसको यहीं पे कट कर दूंगा एंड उसके बाद वो वाला वीडियो अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंकिंग एसएससी में जिस तरीके का ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया है तो वो एडीआरई में थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? ठीक है, आई मीन वे अबव द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एडीआरई। ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं बेसिक ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट का बात करूं तो वो सारे सेम ही है। तो आप लोग क्वेश्चंस करके देखो, आप लोगों को मजा भी आएगा एंड आप लोग आराम से एडीआरई या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में जाके ब्लड रिलेशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर क्लास नंबर 1। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अभी आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का क्लास नंबर 2 जो कि एडीआरई रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 5 है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। ऑलरेडी मैंने ब्लड रिलेशन क्लास नंबर 2 बैंकिंग रेलवे एसएससी बैचेस में पढ़ा रखा है, तो उस वीडियो को मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद अटैच कर दूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है, आप लोग फिर उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का क्लास नंबर 3 जो ओवरऑल एडीआरई रीजनिंग के प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 6 है। अब दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। आप लोग पिछले 2 सेशन से ही ये मुझसे सुन रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन है। मैं इसीलिए नया नया वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट वही है, तो नया वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और बैचेस में भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा, एक चीज आप सुन लो कि ये जो क्लास नंबर 3 है जो मैंने बैंकिंग एसएससी रेलवे बैचेस में पढ़ाया है, नाउ दिस इज वे वे अबव एडीआरई का लेवल जिसमें मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ाया है। नाउ इफ यू फील लाइक कि मुझे सीखना है, पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो, बट एडीआरई को मद्देनजर रखते हुए या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लास्ट 5-10 साल का आप क्वेश्चन पेपर देख लो, कोडेड ब्लड रिलेशन कभी भी पूछा नहीं गया है। ठीक है, बट स्टिल सेफ साइड में रहना चाहते हो, आपको लग रहा है कि इस साल पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है या प्रीलिम्स मेंस जैसा अगर भी होता है एडीआरई वगैरह में, तो आप पढ़ने से पढ़ सकते हो। ठीक है, जस्ट टू बी इन अ सेफ जोन। अदरवाइज पास्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं बोलूं तो ये वाला पार्ट एडीआरई में नहीं आने वाला। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। तो ये इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। अभी जो मैंने वीडियो अटैच किया आप उसको देख सकते हो साथ में। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का आज पहला क्लास है। ओके, सो ब्लड रिलेशन कितने लोगों ने चैप्टर का नाम सुना है? रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना? अच्छा, इतना वैसा करके देखा, मुझे लगा ऑन ही नहीं किया। ओके, सो ब्लड रिलेशन चैप्टर का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है काफी सारे लोगों ने। ओके, तो रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गो टू चैप्टर है, मतलब हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये आपको हर टाइप के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब बहुत ही गो टू चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब ब्लड रिलेशन वी आर गोना कवर इन 3 क्लासेस। ठीक है, सो फर्स्ट जो आज का क्लास होगा इसमें हम लोग फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, कैसे बेसिकली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस रहेगा, आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दैट वी आर गोना सी इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन एज इन जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बताओ, दीदी नंबर 1 एक टीवी शो आता था ना, तो उसमें बोलता था ना कि तुम्हारे चाचा का
वाइफ का, बेटे का, ऐसा करके वो तुम्हारा कौन लगेगा, ठीक है। तो वो हो गया रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो पूरा नेक्स्ट क्लास में होगा। एंड लास्ट क्लास में थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग कोडिंग मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन देखेंगे, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट 3 क्लासेस का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री का कंसेप्ट देख लेते हैं कि फैमिली ट्री बनाना कैसे है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास इस तरीके के पैराग्राफ रहेंगे, उसके बाद कुछ सब क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग करेंगे, ठीक है। 6-7 सेट लिया है आज के लिए मैंने, उसमें से 1-2 सेट आप लोगों का होमवर्क भी होगा। ओके, सो फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है, ठीक है। जैसे खाना बनाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है, तो फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए देखो। सबसे पहले हमको चाहिए एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन हमको कब चाहिए या क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगा जेनरेशन चेंज। तो जेनरेशन चेंज का मतलब क्या हो गया? ऐसा बहुत सारा रिलेशन है, ठीक है। प्लीज डोंट राइट, ठीक है। फर्स्ट क्लास में बोला था आई गेस मैंने। तो सो जेनरेशन चेंज जैसे सन, फादर, नेफ्यू, नीस, मदर, ये सारा रिलेशन सुन के क्या आ रहा है? हमारे सेम जनरेशन का है क्या ये सारा रिलेशन? नहीं है, ठीक है। अब सेम जनरेशन में कौन सा आ जाएगा? ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारा, राइट। ओके, तो उनके लिए हम लोग यूज करेंगे हॉराइजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हो गया सेम जनरेशन। सो ये सब नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन वो इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स मैं लिखवा के दे देता हूं आप लोग को। ओके, नेक्स्ट आता है, ओके, अब सेम जनरेशन में ही डबल लाइन कब आएगा? जब मैरिड कपल होगा। अब कपल तो वैसे भी स्पेशल होता है, आप लोगों को मैं क्या ही समझाऊं, ठीक है। तो मैरिड कपल है तो उनमें प्यार ज्यादा है, तो आप डबल लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा है तो ट्रिपल लाइन यूज कर सकते हो। नाउ मैरिड कपल इज वाई स्पेशल, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि मैरिड कपल ही ऐसा एक रिलेशन है जहां पे अगर मैं कोई एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं सेंटेंस का भी एग्जांपल दिखा दूंगा थोड़ी देर में। जैसे मैंने बोला कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड यू नीड टू रिप्रेजेंट दैट वाया फैमिली ट्री। तो A इज द सिस्टर ऑफ B आपने रिप्रेजेंट कर लिया, ग्राफिकली डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर लिया। तो उसमें A और B में से किसका जेंडर पता चला और किसका पता नहीं चला? बताओ, इस सेंटेंस को पढ़ के समझ के कौन से इंसान का जेंडर पता चला और किसका नहीं चला? A का जेंडर पता चला, B का अननोन है, ठीक है। बट व्हेन यू विल बी सेइंग A इज द वाइफ ऑफ B, तो ऐसे तो सेंटेंस में ए का जेंडर दिया हुआ है बट मुझे बी का भी जेंडर पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेंस में इससे थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद कुछ बेसिक नोटेशन है, प्लस और माइनस बहुत जगह पे आपको यूट्यूब वगैरह पे या बुक्स वगैरह में भी दिख जाएगा। बहुत लोग स्क्वायर यूज करते हैं, सर्कल यूज करते हैं फॉर जेंडर नोटेशन, ठीक है। तो मैं ये यूज कर रहा हूं विथ नो ऑफेंस टू फीमेल्स, ठीक है। तो प्लस इज फॉर मेल एंड माइनस इज फॉर फीमेल। बाकी आप लोगों का कुछ अगर नोटेशन है या आप लोग पहले से यूज करते आ रहे हो, ठीक है, तो वो आप लोग अपना नोटेशन कैरी कर सकते हो। ओके, बस इतना हमको इंग्रेडिएंट चाहिए फैमिली ट्री बनाने के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस एनालाइज करना आना चाहिए, जो कि आप लोग कर लोगे, इंग्लिश तो सबको पढ़ना आता है, बट बात यह है कि फास्ट एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा कि ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, एंड ये पढ़ के आप सोच रहे हो कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। अब इसके लिए 1-2 चीजों का आप हेल्प ले सकते हो। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा लाइन लिख देता हूं, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। अब ये तो इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसको मुझे ग्राफिकली लिखना है विद फैमिली ट्री के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे?
पहले देखो A इज द सन ऑफ B बोला है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? B बड़ा है और A छोटा है, तो B जाहिर सा बात है B ऊपर होगा और A नीचे होगा विद द हेल्प ऑफ, दे विल बी जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए वर्टिकल लाइन। तो वही मैं बोल रहा था कि वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या है? जनरेशन चेंज। जब भी एक जनरेशन चेंज वाला रिलेशनशिप होगा, फादर हो, सन हो, डॉटर हो, मदर हो, ये सारे रिलेशंस में वी आर गोना यूज दिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, करेक्ट? इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां से जेंडर डिसाइड करो कि A इज द सन ऑफ B, यानी A बेटा है। किसका बेटा है? B का बेटा है। तो B क्या है? नहीं पता। B पेरेंट है। B मदर या फादर हम लोग नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? तो B बेटा है, तो यहां पे ऐसा बस हो गया। अब इस लाइन का और कुछ जरूरत ही नहीं है हमको। अभी अगर मैं ये लाइन काट भी देता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस लाइन का पूरा मीनिंग यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? देखो B है और डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी उसका पेरेंट है ये। ठीक है, और इसका वो चिल्ड्रन है या चाइल्ड है। ठीक है, जो भी है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस पे चलते हैं। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। तो सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। डी बड़ा है और सी छोटा है, तो डी ऊपर होना चाहिए, सी नीचे होना चाहिए। अब अगर यहां पे डॉटर इन लॉ नहीं होके सिर्फ डॉटर होता, तब तो डी ऊपर होता और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता। सही बात है ना? कि सी है, सी जो भी है, डॉटर सन जो भी है, सी का डायरेक्ट पेरेंट कौन है? डी है। बट यहां पे डायरेक्ट नहीं होगा, सी डॉटर इन लॉ है, तो सी नीचे होगा, समझ में आ गया, और माइनस होगा, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि सी इज ए फीमेल कैरेक्टर। ठीक है, अब डॉटर इन लॉ है मतलब बहू है, मतलब बी का बेटे का शादी किससे हुआ है? सी के साथ। क्या आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, थोड़ा फैमिली का रिलेशनशिप वगैरह ये सब समझना पड़ेगा, और जितना मतलब जल्दी जल्दी अपने ब्रेन को आप मतलब बोलोगे सोचने के लिए, तो वो बेटर है। ठीक है, कुछ टाइम तक थोड़ा मतलब सोच सोच के करना पड़ेगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। तो यानी अगर डॉटर इन लॉ है डी का, यानी डी या तो सास है या ससुर है, और उनका मतलब आई मीन उनकी बहू है ये, यानी डी के बेटे के साथ। तो ये हो गया डी, डी का हो गया कोई एक बेटा। अब यहां पे कौन आएगा हमको नहीं पता, और इनका शादी हो रखा है ना, मैरिड कपल। समझ में आया? सो ये है डी, डी का कोई बेटा है, कौन है नहीं पता, और इसका शादी किससे हुआ है? सी के साथ हुआ है। तो सी के लिए डी क्या है? पेरेंट इन लॉ है। ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ तो नहीं बता सकते, पेरेंट इन लॉ है। और डी के लिए सी क्या है? डॉटर इन लॉ है। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने बस दो ऐसे ही रैंडम सेंटेंसेस का एग्जांपल दिया। अब आगे टाइम पे आपको और भी सेंटेंसेस मिलेंगे जो आपको सोच सोच के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी और जितना भी माइन्यूट डिटेलिंग है वो सब हम लोग वाया क्वेश्चन समझेंगे तो बेटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ पे कुछ लिखना तो नहीं है? ठीक है, आफ्टर क्लास आई विल गिव यू द नोट्स। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस हमको कैसे सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले कंडीशंस लिखना शुरू करता हूं। द मोमेंट यू गाइज फील कंफर्टेबल, आप लोग भी धीरे धीरे लिखना शुरू करना। सो क्वेश्चन नहीं लिखना है। देयर आर 7 मेंबर्स, जो भी है यहाँ पे लेटर्स का नाम दिया हुआ है। सी हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यानी सी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, तो ये 2 लाइन बना के मैंने रख दिया। बी इज द सन ऑफ ए। ओके, बी इज द सन ऑफ ए कैसे बना सकते हैं? ए ऊपर, बी स्ट्रेट नीचे, और बी में एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग अभी करना शुरू करो धीरे धीरे, अगर आ रहा है तो ए ऊपर, नीचे बी प्लस। अभी हम लोग कंडीशंस लिख रहे हैं बस, हाँ, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी यहाँ पे हैप्पीजर्डली अरेंज कंडीशंस हैं उनको लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड ऑर्गेनाइज करते करते विल सी कि एक अच्छा खासा एक फैमिली ट्री बन चुका है। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज हु।
ठीक है, इंग्लिश में अगर हो चुका है तो सही बात है, अगर नहीं हुआ है तो अभी ध्यान से सुन लो कि ये आपको बहुत जगह पे मिलेगा। डिस्टेंस डिरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत चैप्टर में, ठीक है, ये वाला चीज मिलेगा। ओके, इवन आपको मैथ्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाएगा। जब भी हु या विच रहेगा, क्या क्या बोला मैंने वर्ड, हु या फिर विच, तो हु और विच अपने साथ वाले इंसान को ही सिग्निफाई करेगा, फर्स्ट वाले इंसान को सिग्निफाई नहीं करेगा। तो फिर फर्स्ट वाले इंसान को कौन सिग्निफाई करेगा, अगर यहां पे एंड होता तो। सुन लो एक बार सेंटेंस, बी इज द सन ऑफ ए एंड द फादर ऑफ बी। ठीक है, यहां पे नॉट दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, नॉट रहने दो, एंड द फादर ऑफ कुछ भी, आर मान लो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं, चलो मैं ही सेंटेंस बता देता हूं, यहां पे इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि रवि इज द फ्रेंड ऑफ राम। ध्यान से सुन लो, रवि इज द फ्रेंड ऑफ राम who works in PWD डिपार्टमेंट। तो यानी कौन वर्क्स इन PWD डिपार्टमेंट, राम, क्योंकि जो हु वर्ड है या विच जो है वो राम के साथ चिपका हुआ है। अब अगर यहां पे होता रवि इज द फ्रेंड ऑफ राम एंड वर्क्स इन PWD डिपार्टमेंट, यानी रवि के बारे में ही दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, रवि राम का फ्रेंड है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रवि का कि वो PWD में काम करते हैं। समझ में आ गया, हु होगा तो हु, विच होगा तो साथ वाला, एंड होगा तो पहला वाला। ठीक है, तो बी इज द सन ऑफ ए हु इज नॉट द फादर ऑफ बी। तो क्या समझ में आ रहा है इससे, मदर, एग्जैक्टली समझो, हाँ, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, बी इज द सन ऑफ ए, तो बी तो बेटा है ही ए का। अब बी अगर बेटा है तो ए तो पेरेंट होगा ना, यानी फादर मदर कुछ भी हो सकता है। यहां पे क्लैरिफाई कर दिया, हु इज नॉट द फादर, यानी ये क्या है, मदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एल। आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एल, कैसे लिखेंगे, चलो आप लोग लिखो। आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एल। अभी इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, जस्ट आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन कि कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा। देन सेकंड क्वेश्चन, आस्क योर सेल्फ कि डायरेक्ट कनेक्शन है कि इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बेटी नहीं है ना, तो बेटी इन लॉ है, आई मीन डॉटर इन लॉ है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं होगा, बीच में कोई ना कोई आएगा एक। बना लिया, ओके। तो आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एल, यानी एल ऊपर होगा आर नीचे होगा, बट आर डायरेक्ट नीचे नहीं होगा, यानी एल के बेटे के साथ आर का शादी हुआ है। एल का बेटे का पत्नी, यानी क्या हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट यहां पे, ठीक है, डाउट है तो प्लीज पूछो। पीछे क्लियर है, चलो ओके। उसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो इनका शादी करवा दो। ठीक है, उल्टा सीधा मत करना, हाँ एकदम, किसी और का पत्नी कुछ उल्टा सीधा शादी तो मत ही करवाओ। ठीक है, पिछले बैच में मतलब एक बंदे ने ऐसा डायग्राम बनाया, तो डायग्राम में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मतलब ऐसा फैमिली, जैसे 7-8 लोगों का फैमिली था, उसमें पापा है, पापा का भाई भी है, मतलब जेठा हमारा जेठू कोई ना, जेठू काकू जो भी है, पापा है, पापा का भाई वगैरह ऐसा करके है, यानी उस इंसान का अंकल हो गया ना। ठीक है, ताऊ जी जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो उसने ऐसा डायग्राम बनाया कि उसके ताऊ जी उसके नीचे वाले जनरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसको, फिर सब लोग उसको ऐसे चिढ़ाने लग गए, तो तुम कैसे बुलाएगा उसको, हेलो ताऊ जी। तो इसमें बहुत ध्यान रखना। अच्छा, वन मोर थिंग, ब्लड रिलेशन में आज के क्लास में शायद नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। ब्लड रिलेशन में नेवर ट्रस्ट नेम्स, क्योंकि राम लड़की भी हो सकती है और सुधा लड़का भी निकल सकता है, बिकॉज दिस इज रीजनिंग। बिकॉज सी, इसका तो कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है ना कि इस इंसान का ऐसा नाम है तो ये लड़का ही होगा लड़की होगा, वो तो एक ट्रेंड बन चुका है, तो वो हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, बट फिर भी कुछ कुछ मतलब कंफ्यूजन वाला नाम भी होता है, काजोल जैसे, वो लड़का का भी नाम होता है, ठीक है, लड़की का भी होता है। तो रीजनिंग में तो आपको वो फॉलो करना ही नहीं है कुछ भी, गो विद द एविडेंसेस या प्रूफ्स। जो भी आपको कंडीशंस मिलेगा, उस कंडीशन से आपको क्या आउटपुट निकल रहा है उस पर भरोसा करो, नाम पे भरोसा नहीं करने का।
ठीक है, चलो ए और सी तो आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर ए और सी का शादी हो रखा है और हमको पहले से पता था कि सी का कितना मतलब आई मीन चिल्ड्रन है, 2 है, तो उसमें से एक तो बी है, ठीक है, तो इसको फिर अभी हटा देते हैं, यानी दूसरा जो होगा वो बी का भाई या बहन होगा। अब भाई बहन वाला जो रिलेशन है वो जनरेशन चेंज में है कि सेम जनरेशन में है? सेम, इसीलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। देखो, बेटा बेटी को आप कभी ऐसा भी लिख सकते हो कि सी का बेटा या बेटी, या फिर अगर आपने एक उनका संतान बना दिया है, एक चाइल्ड बना दिया है, तो उसका भाई बहन से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एल इज द सिस्टर ऑफ बी, एल किसका सिस्टर है? तो यहां पे एल आ जाएगा। अच्छा, यहां पे एल आ जाएगा तो एल का पूरा कंटिन्यूएशन में यहां पे बना देता हूं, समझ में आया ना। एल इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी एल और बी में, एल और बी क्या है? सिबलिंग्स है, और एल क्या है? सिस्टर है, ठीक है। एक एक चीज मार्क करते हुए जाना वेरी माइन्यूटली, अदरवाइज आपको फिर से पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में एंड फिर मार्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ये? किसी को डाउट है? ओके। अच्छा, अगर अभी आगे नहीं बढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने एल को यहां बैठा दिया है तो एल का ऑलरेडी मैंने एक हाफ स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था, तो उसको आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। चलो, सॉरी ये माइनस होगा, प्लस प्लस शादी कैसे होगा, ठीक है, मतलब हमारे क्लास में तो नहीं हो रहा है। ओके, एफ इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, एफ इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। अब बताओ, अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ और बताओ कि एफ कहां बैठ सकता है? नीचे मतलब कहां पे? कौन सा जगह बता दो, आपको, आप लोगों को जगह दिख रहा है लेकिन। मैरिड टू आर, एग्जैक्टली। पहले तो जनरेशन डिसाइड कर लो, एफ इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, तो ए तो यहां पे दादाजी बन के बैठा हुआ, सॉरी दादी जी बन के बैठी हुई, ठीक है। तो ए का ये जनरेशन पापा लोगों का जनरेशन है, फिर ये जो भी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर वाले का जनरेशन है। तो यहां पे अगर एफ को आना है तो कौन सा जगह खाली दिख रहा है? एक ही जगह खाली दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे ही बैठाएंगे। सी, अगर क्वेश्चन और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता या यहाँ पे बोलता कि 10 12 14 मेंबर्स है, तो हम लोग बहुत सारा कुछ सोच सकते थे कि आर का और एक भाई या बहन भी तो हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत ही स्टिपुलेटेड, बहुत ही कम नंबर ऑफ मेंबर्स है, 7 ही मेंबर्स है, और हम लोग जगह वगैरह तो खाली नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हमको ज्यादा पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है कि ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, अदरवाइज जगह खाली बच जाएगा, ठीक है। ये जगह खाली बैठ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एफ बैठा दो, ओके। और एक जगह ऑलरेडी हमारा खाली है, एंड आई गेस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुका है। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितना है? 7 लोग है क्वेश्चन में, तो कौन सा लेटर बचा हुआ है? पी बचा हुआ है, तो आप पी को सीधा यहाँ पे बैठा सकते हो। अब जेंडर वगैरह के लिए आप ये वाला लाइन पढ़ सकते हो, पी इज द सन इन लॉ ऑफ सी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब मैंने ये वाला जगह किसके लिए खाली छोड़ा था कि बी का कोई भाई या बहन आएगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि सी का 2 संतान है, सी का 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन इधर से तो बना नहीं, 2 चिल्ड्रन तो इधर से बन ही गया ना, कि सी और ए ये जो मैरिड कपल है, इनके 2 चिल्ड्रन हैं, एक लड़का है बी और एक लड़की है एल। अब तो यहां पे कोई और मतलब भाई बहन तो आ नहीं सकता, अदरवाइज इसका 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो जाएगा, और यहां पे बोला ही हुआ है P इज द सन इन लॉ ऑफ सी, तो P क्या है? सी का दामाद है, यानी सी के किसके साथ शादी हुआ है? सी के बेटी के साथ P का शादी हुआ है, ठीक है। अपने किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में इन सेंटेंसेस को एनालाइज करो, ठीक है, एंड धीरे धीरे आपको इस एनालाइजिंग का स्पीड इंक्रीज करना है। P इज द सन इन लॉ ऑफ C, यानी C ऊपर होगा, P नीचे होगा, क्योंकि P दामाद है, दामाद है तो किसी से शादी किया होगा, आई मीन लड़की से ही किया होगा शादी, तो C के बेटी के साथ P का शादी हुआ है। अच्छा, तो अगर C के बेटी के साथ शादी हुआ है और सन इन लॉ है, तब इस साइड में तो नहीं हो सकता, मतलब मैं ये तो नहीं लिख सकता ना,
दिस इज ब्लंडर, ये नहीं हो सकता। तो कौन से साइड होगा, पता चल गया होगा, एल के साइड में होगा। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो सी और ए का जो बेटी है एल, इनके साथ किसका शादी हुआ है, पी का शादी हुआ है, तभी पी दामाद है, सन इन लॉ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद एग्जाम में डिपेंडिंग अपॉन टफनेस आपको या तो 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, या 3 क्वेश्चन, या 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बहुत कम ही आता है ब्लड रिलेशन से, अनलेस द क्वेश्चन इज वेरी टफ। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। So things are not tough but requires a bit of practice। ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस एनालाइज करके जो बैठाना है, कनेक्शन जो बनाना है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आप लोगों को वो टाइम ही रिड्यूस करना है। ठीक है, आई गेस क्लास में ऐसा तो कोई नहीं है कि जिनको सेंटेंस समझ के डायग्राम, मतलब सेंटेंस समझ के डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रहा है, कनेक्शन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अभी क्योंकि शुरुआत है तो आप लोग इसीलिए ना सिंगल सिंगल सेंटेंस लो। सिंगल सिंगल मतलब क्या, सिंगल सेंटेंस से भी आधा आधा पार्ट लो, ये पूरा सेंटेंस भी मत लो, ये छोटा छोटा पार्ट लो, छोटा छोटा पार्ट लो एंड उसको एनालाइज करो, छोटा छोटा पार्ट लो उसको एनालाइज करो। बिकॉज इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो जितना जल्दी आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को एनालाइज कर लोगे, उतना जल्दी वो बड़ा क्वेश्चन को ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ये वाला, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से बताना है क्या? चलो क्वेश्चंस देखते हैं। ये बना लिया क्या आप लोगों ने, क्योंकि नहीं तो मुझे भी बार बार बैक होना पड़ेगा। हाउ इज बी, अच्छा अब क्वेश्चंस का सेंस समझो, कैसे आंसर करना है इसमें। हाउ इज बी रिलेटेड टू पी? ठीक है, बी रिलेटेड टू पी यानी टू के बाद, ठीक है, टू के बाद जो भी होगा वो हमारा बेस होगा। क्या होगा वो हमारा बेस। ठीक है, सो यानी आपको अगर रिलेशन बताना है, आपको बी का रिलेशन बताना है, यानी बी का डेजिग्नेशन बताना है बेसिकली। किसके कंपैरिजन में? पी के कंपैरिजन में। तो अगर देखते ही बता सकते हो, बहुत सही बात है। अगर देखते ही नहीं बता पा रहे हो तो आप लोग क्या करो, पी से शुरू करके बी तक आओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम पी एंड एंड योर जर्नी एट बी। तो पी से बी तक आते आते आपके माइंड में या आपके मुंह से जो भी रिलेशन निकलेगा वही होगा उसका आंसर। ठीक है, तो पी का पत्नी, पत्नी का भाई, तो पी का पत्नी, पत्नी का भाई। ठीक है, तो हमने पी से शुरू किया, बी तक आए, तो हमारे माइंड में या हमारे मुंह से कौन सा रिलेशन निकला? ब्रदर इन लॉ। यानी बी का जो डेजिग्नेशन है पी के रेस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए? ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि ब्रदर इन लॉ नहीं है यहां पे। चलो उसी तरीके से हाउ इज ए रिलेटेड टू एल बताओ, यानी एल के कंपैरिजन में ए का डेजिग्नेशन बताना है, मदर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही है वैसे। तो एल बेटी है, किसका बेटी है? ए का और सी का, उसमें से ए क्या डेजिग्नेशन होल्ड करता है? मदर का। ठीक है, समझ में आया? अब बात है कि एग्जाम में करेंगे तो ये कितने टाइम में होना चाहिए? ये आपका अराउंड 2 से 2.5 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 2.5 मिनट में, मतलब 2 मिनट में हो जाना चाहिए। और 10-10 सेकंड अगर ये मार्क करने में लगा, 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड मान लो, 10-10 सेकंड तो 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में आपको अगर 2 मार्क मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है? बहुत सही है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, फिर इनइक्वलिटी, ये सब चैप्टर क्या है? ये सब बहुत मार्क स्कोरिंग चैप्टर्स है। तो ये सब, मतलब ये सारे चैप्टर जितना मैंने नाम लिया है, सेम गोज फॉर डिस्टेंस डायरेक्शन, बट डिस्टेंस डायरेक्शन में एट टाइम्स थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 चैप्टर में आपको मतलब अराउंड 10 मिनट के अंदर आपको 12-13 मार्क्स मिल जाएगा। वो हो जाता है तो एक कॉन्फिडेंस वैसे भी बूस्ट हो जाता है। देन आप बाकी का अटेम्प्ट कर सकते हो अपने प्लानिंग के हिसाब से। चलो ये वाला बनाओ आप लोग।
बन गया? ये पिछले वाले से आसान है क्योंकि इसमें सारा मतलब अटेस्टेड दिया हुआ है। एक एक लाइन करके बनाओ, कोई इशू नहीं, कोई जल्दी नहीं है। एक्स इज द फादर, मार्किंग नहीं किया ना, ये सब सिर्फ मार्किंग करने के लिए फिर से बाद में फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो डबल मेहनत हो रहा है। हाँ, एक्स इज द फादर ऑफ बी, एक्स में प्लस आ जाएगा। हु इज मैरिड टू एफ, सही है, बी और एफ का शादी हो रखा है। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, इसका मतलब यू इज द, हाँ, सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो वी का सिस्टर होगा, तो यू में माइनस कौन देगा? हाँ, वी और एफ अभी भी अननोन है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। आर इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, ये अलग से बना दो फिर। आर इज द ब्रदर ऑफ, ब्रदर ब्रदर, हाँ साइड में, सही है, यू में माइनस होगा, आर पे प्लस, ब्रदर प्लस, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा, मैं वो नीचे वाला डायग्राम देखा। हाँ, एफ का सिस्टर इन लॉ है ना, तो वी के साइड में नहीं बनेगा क्या? एफ के साइड में कैसे बनेगा? इन लॉ वाला रिलेशन खुद के फैमिली का होता है क्या? इन लॉ वाला रिलेशन तो दूसरे पार्टी का होता है ना, तो एफ का सिस्टर इन लॉ, तो वो तो वी के साइड में बनेगा। मेरा सिस्टर इन लॉ मेरे फैमिली में कैसे होगा? मेरा सिस्टर इन लॉ तो मेरे वाइफ के साइड का होना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है ना? तो यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो एफ का सिस्टर इन लॉ वी के साइड का होगा। ओके, एक्स इज द फादर ऑफ, एक्स इज द फादर ऑफ वी, हु इज मैरिड टू, यानी वी इज मैरिड टू एफ। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, इस लाइन के बारे में बता रहा था। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ का सिस्टर इन लॉ है, तो एफ का सिस्टर इन लॉ है तो एफ के साइड में होगा क्या? नहीं होगा ना, दूसरे पार्टी के साइड में होगा। और ये सिस्टर इन लॉ है, अभी भी ये अननोन है, ठीक है। आर इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, हु इज द स्पाउस ऑफ एक्स। देखो यहां तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप अलग बनाने का सोचोगे, बट थोड़ा ही आगे बढ़ोगे तो आपको कनेक्शन दिख जाएगा। आर इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, तो आर भाई है, किसका भाई है? डब्ल्यू का भाई है। डब्ल्यू भाई नहीं है लेकिन आर भाई है डब्ल्यू का, डब्ल्यू तो भाई बहन भी हो सकता है, हमको नहीं पता एज ऑफ नाउ। तो आर इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, आर भाई है। हु इज द स्पाउस ऑफ एक्स, स्पाउस यानी पार्टनर, ठीक है, तो स्पाउस ऑफ एक्स, हु इज द स्पाउस, हु इज द स्पाउस ऑफ एक्स यानी डब्ल्यू इज द स्पाउस ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहां पे तो पता ही चल रहा है, ये अगर प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस। अच्छा, और डब्ल्यू का भाई कौन बोला था? आर। यहां तक हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। यू इज द नीस ऑफ आर, तो यू इज द नीस ऑफ आर, सही है। फिर बात, नीस यानी क्या होता है? भांजी या भतीजी, ठीक है। नीस फीमेल है, नेफ्यू मेल है, ठीक है, तो भाग्नी व भतीजी, ठीक है, यानी भांजी या भतीजी, तो सही बात है ना। आर का बहन का बेटी, ये आर का बहन है ना, आर का बहन है डब्ल्यू, और एक्स है बहन का पति, ठीक है, एक्स को रहने दो। आर का बहन और बहन का यानी इस कपल का बेटी, तो नीसी हुआ। अच्छा,
ये तो मतलब इस लाइन से तो हमको एक्स्ट्रा कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है। हु इज द सन ऑफ ओ? हु इज द मतलब आर इज द सन ऑफ ओ। तो आर किसका सन है? ओ का सन है, तो सही है। अब ओ क्या है फिर आर का? आर तो सन है, ओ क्या है? पेरेंट होगा, क्योंकि फादर होगा या मदर होगा हमको नहीं पता। अच्छा, तो ओ के कितने बच्चे हैं? दो। डब्ल्यू बेटी है और आर बेटा है, ठीक है। तो वी और एफ का क्या हो गया भाई? नहीं नहीं है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। चलो नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो ये ऐसा इतना तक बनेगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई सेंटेंस में डाउट या किसी कनेक्शन में डाउट? क्लियर है पीछे? चलो, हाउ इज वी रिलेटेड टू ओ? हाउ इज वी रिलेटेड टू ओ? क्या होगा? समझा नहीं, क्या हुआ? किसका डेजिग्नेशन पूछा है? वी का। किसके कंपैरिजन में? ओ के कंपैरिजन में। वी का जेंडर ही तो नहीं है, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो आंसर ढूंढने में? आंसर ठीक है, होगा कुछ, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो ये वाला जनरेशन ग्रैंड वाला जनरेशन ही है, दैट आई एग्री। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ, सारा ग्रैंड वाला ही होगा। बट हम लोग मेहनत करें क्यों इसमें? जो भी होगा उसका जेंडर क्लैरिटी नहीं होगा, और जेंडर क्लैरिटी अगर नहीं है यानी रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो हमको सीधा क्या मार्क करना है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है तो नन ऑफ दिस मार्क करना है, और अगर है तो यही स्पेसिफिक है कि आंसर तो आ रहा है बट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि क्या होगा। राइट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट। हमेशा याद रखना इस इंसान का डेजिग्नेशन चाहिए इसके रेस्पेक्ट में। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एफ? हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एफ? तो डब्ल्यू का डेजिग्नेशन चाहिए। अब इसका आंसर निकलेगा तो एफ है, बताओ क्या होगा, तुम लोग ही बताओ क्या होगा? मदर इन लॉ। एफ, एफ का स्पाउस, ठीक है, पार्टनर, उसका मम्मी। तो मेरे स्पाउस का मम्मी, मेरे पार्टनर का मम्मी, मेरा पार्टनर मेल है फीमेल है फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे मैरिड कपल के पार्टनर का मम्मी अगर है तो वो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान क्या है? मदर इन लॉ है, ठीक है। और मैं उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हूं? सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे मुंडी मत हिलाना, ठीक है। बता देना डाउट्स अगर है तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलो ये वाला आप लोग खुद से करो। कर लिया गया? ओके, इसमें वो जेंडर दे दिया है, ठीक है। इफ वी इज मेल देन हाउ वी इज रिलेटेड टू आर? तो अगर वी मेल है तो वी कैसे रिलेट करता है? तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है हमको। आर, आर का बहन, बहन के मतलब बहन, बहन का बेटा, आई मीन बहन का चिल्ड्रन, और उसमें से एक चिल्ड्रन का आई मीन हस्बैंड या वाइफ, जो भी है, ठीक है। तो आर के लिए यू तो नीस हो गया था, वी क्या होगा? या तो नीस या तो नेफ्यू। तो यहां पे बोल दिया कि वी मेल है, तो आंसर क्या होगा? नेफ्यू, ठीक है। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट सॉल्विंग।
W इज एक्सेस डॉटर, हाँ ठीक है। U and Z do not have any children, ठीक है। X do not have any sibling, सही है। चलो इसमें तो कुछ बनाने का है नहीं। V is the maternal mother of W, ये तो बना लो। V is the maternal mother of W, यानी W के ऊपर X, X के ऊपर V, बट X के डायरेक्ट ऊपर होगा ये पता नहीं है, यानी मतलब X की मम्मी होगी नहीं पता ना। X का जो पार्टनर होगा उसका भी तो मम्मी हो सकती है, क्योंकि बोला है V इज द मैटरनल मदर ऑफ W, यानी W के मम्मी की मम्मी है मैटरनल ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर तो हो गई नानी, आई मीन ग्रैंड मदर तो हो गई, आई मीन फीमेल, ठीक है। अब उसमें मैटरनल ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी मम्मी के साइड की मम्मी या फिर पापा के साइड की मम्मी, तो मम्मी के साइड की मम्मी है। अब X मदर है कि नहीं वो नहीं पता ना, ठीक है। तो W इज, अरे यार, W इज एक्सेस डॉटर, यानी W डॉटर है। किसका डॉटर है? X का डॉटर है, ठीक है। U and Z do not have any children, यानी U और Z का ऐसा नीचे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दीज आर जस्ट नोटेशंस, लिखना है तो लिखो, नहीं तो माइंड में रखो, ठीक है। माइंड में रखना एग्जाम के क्रंच मोमेंट में थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आई विल प्रेफर कि लिख लो साइड में। X डू नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, इसमें और कोई इंडिकेशन नहीं चाहिए, यानी X के दाएं बाएं कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसका आई मीन वाइफ या हस्बैंड हो सकता है, बट ब्रदर सिस्टर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। V इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ W, समझो W का पेरेंट, अब इस पेरेंट के ऊपर कौन होगा? V होगा, बट ये जो V है ये सीधा X के ऊपर होगा या X का जो वाइफ होगा या हस्बैंड होगा उसके ऊपर होगा, वो नहीं पता ना, क्योंकि बोला है W के मम्मी का मम्मी है, राइट। अब W का मम्मी कौन है यही नहीं पता हमको। अच्छा, दो मैरिड कपल तो चाहिए, यहां पे बोल ही दिया है, देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली। और क्या है? Y and U आर ट्विन सिस्टर्स, Y और U क्या है? सिस्टर्स है। Z इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ Y, Z इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Y, तो Z कहां होगा बताओ? U के साइड में होगा, क्योंकि Y का ब्रदर इन लॉ है, तो Y के साइड में कैसे हो सकता है? अच्छा, अब यहां पे देख लो, ठीक है। Z को अगर Y का ब्रदर इन लॉ बनाना है, यानी Y के बहन के साथ शादी होना चाहिए इसका, तभी होगा ये। अच्छा, अब ये वाला पूरा पैकेज यहां पे कैसे कनेक्ट होगा, सोच के बताओ। 1 2 3 4 5 6 लोग तो हो चुके हैं, और मुझे 2 शादी वाले लोग चाहिए जिनका शादी हो रखा है, ठीक है। एक तो यहां पे मिल गया और एक यहां पे ऑलमोस्ट मिल ही चुका है हमको। यहां पे कौन आके इस जगह को फिल करेगा? Y, एग्जैक्टली, तो Y से इस जगह को फिल करवा देते हैं हम लोग। Y यहां बैठ जाएगा, इसका ट्विन सिस्टर U है, इसका हस्बैंड है Z, ठीक है। अब बोला था कि W का मैटरनल ग्रैंड मदर यानी Y की मम्मी, ठीक है। सो दिस इज योर फैमिली ट्री। हाँ, Y कैसे होगा? क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है, जगह खाली था ना, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लेटर बच रहा है। ऐसा भी तो नहीं है ना कि 8 लोग है बोला है, 7 लोग है कि एक्स्ट्रा लेटर है, Y नहीं होके दूसरा भी कुछ हो सकता है, तो Y यहां पे नहीं बैठाओगे तो ये दोनों चीज आप कनेक्ट कभी नहीं कर पाओगे, ये ऐसा ही मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको दिखता है ना, जो भी सेंटेंस दिखता है उसको मतलब राइटिंग में थोड़ा कन्वर्ट करो, ठीक है। गलत कर रहे हो सही कर रहे हो तो बाद में पता चलेगा, थोड़ा राइटिंग में कन्वर्ट करो। इफ यू
गाइस कीप ऑन रीडिंग द सेंटेंसेस एंड सोचते रहो कि अरे कैसे होगा, टफ है, कैसे होगा, ठीक है, तब तो बैठे ही रहोगे हम अपने कंफर्ट जोन में। थोड़ा लिखो, गलती होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब नहीं लिखने से नहीं हो सकता। चलो छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। हु इज द डॉटर ऑफ वी? वी का डॉटर वाई नहीं है, नन ऑफ दिस। हाउ इज जेड रिलेटेड टू डब्ल्यू, यानी जेड का डेजिग्नेशन निकालना है। जेड रिलेटेड टू डब्ल्यू, जेड का डेजिग्नेशन क्या होगा? हाँ देखो, जेड का डेजिग्नेशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो जर्नी डब्ल्यू से शुरू करते हैं हम लोग। डब्ल्यू का मम्मी, मम्मी का बहन, बहन का पति, तो मम्मी के बहन का पति यानी मौसा जी, ठीक है। अंकल, ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत सारा आसान हो जाता है ना। अब मामा बोलो, फिर मौसा जी बोलो, फिर पिशिर जमाई फूफा जी बोलो, ठीक है। फिर हमारे फादर का एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सब कुछ में वो सब कुछ अंकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें तो इशू नहीं है कुछ। ये तो इसी क्या हुआ, कहाँ फंस गए? ये वाला कैटेगरी इजी है रे ब्लड रिलेशन का, फटेगा तो नेक्स्ट क्लास में जब इंग्लिश में क्वेश्चन वैसा रहेगा। शी इज द सिस्टर ऑफ द ब्रदर ऑफ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ माई सन, हाउ इज शी रिलेटेड टू मी? There are 8 members in a family consisting of 3 generation and 3 married couples. तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया बना सकते हो कि अगर 8 लोग हैं तो पहला जनरेशन में तो एक कपल होगा, सेकंड थर्ड में नहीं भी हो सकता है, सेकंड में होगा, ठीक है। बीच वाला जनरेशन का कपल मत स्किप कर देना, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगा ना फिर। ऐसा भी आंसर्स बहुत लोगों ने दिया है। 3 कपल है
एक कपल फर्स्ट जनरेशन में है और 2 कपल है थर्ड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में कपल नहीं है। हो गया? चलो, यू इज द हस्बैंड ऑफ टी एंड फादर ऑफ एक्स एंड फादर ऑफ एक्स। मैंने क्या बोला था, एंड के बाद कुछ होगा तो ये किसको सिग्निफाई करेगा? साथ वाले को नहीं, किसको? फर्स्ट वाले को। अगर यहां पे हु होता, हु इज द फादर ऑफ एक्स, तो क्या होता? टी। एंड बोला है यानी फादर ऑफ एक्स कौन है? यू है। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यू इज द हस्बैंड ऑफ टी एंड फादर ऑफ एक्स, तो एक्स का फादर है। Y is the sister-in-law of T. Y is the sister-in-law of T and wife of Z. तो सही है, Y is the sister-in-law of T यानी T के साथ नहीं होगा, दूसरे पार्टी के साइड में होगा, तो Y T के साइड में नहीं होगा, दूसरे तरफ होगा। ठीक है, अब 8 लोग है ना यहाँ पे। अच्छा, अब Y का भी तो कोई भाई बहन अगर हुआ तो टी, अच्छा हाँ सॉरी, टी का, टी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। अच्छा, व्हाट आई वाज थिंकिंग, एक बार सुन लो। चलो, ऐसे तो सही है कि हम लोग को अगर बनाना है तो हम लोग इधर बना देंगे, इधर ये वाई हो जाएगा, और क्या बोला है? वाई सिस्टर इन लॉ, तो हो गया ना। टी का पति, पति का बहन, तो पति का बहन क्या होता है? सिस्टर इन लॉ होता है। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे 8 लोग हैं, ऐसा नहीं कि 6 लोग हैं। ठीक है, तो मेरे पास और भी लेटर्स बचे हुए हैं अभी भी, तो ये भी हो सकता था कि टी का कोई ऐसा भाई है और उसका ऐसा शादी हुआ है वाई से, तब भी तो ये ऐसा होगा ना, ये सिस्टर इन लॉ होगा। भाई का पत्नी क्या होगा? भाई का पत्नी, भाभी अगर हम लोग बोलते हैं तो सिस्टर इन लॉ ही हुआ। बट जैसे ही मेरे माइंड में ये थॉट आया, मैंने आगे पढ़ा एंड दिस सेंटेंस हेल्प मी आउट, टी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, यानी टी के तरफ से ऐसा कोई और लाइन ही नहीं बनने वाला, क्योंकि टी का कोई भाई बहन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा फिर से पढ़ते हैं। Y इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ T, ये तो बना दिया हमने, एंड वाइफ ऑफ Z, एंड वाइफ ऑफ Z, तो एंड के बाद जो भी होगा वो किसको सिग्निफाई करेगा? फर्स्ट वाले को। तो वाइफ ऑफ Z, ये जो इंसान है ये Z का वाइफ है, तो 2 कपल तो यहां पे मिल गया, एक ऊपर होना चाहिए मेरे ख्याल से कपल। ठीक है, V इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ S, इसको साइड में लिखते हैं। V इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ S, यानी S का पापा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर है तो प्लस, और किस तरीके का ग्रैंडफादर है? पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी S के पापा का पापा। तो अब यहां पे चलो, अभी अगर लिखा रहेगा तो बनाएंगे इसमें। ओके, एंड फादर इन लॉ ऑफ T, V is the paternal grandfather of F and father in law of T, यानी T का जो ये बेटा है इसके साथ ही शादी हुआ है, सॉरी, V का जो ये बेटा है इसके साथ ही शादी हुआ है T का, मतलब हाँ, बहुत हाई चांसेस यही है क्योंकि इसी से पूरा फैमिली कवर अप हो जाता है। 1 2 3 4 5 5 6 7 और एक कोई रहता है, W, X इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ W, यानी W यहाँ पे आ जाएगा, V के साथ आ जाएगा, कपल बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर एक कपल चाहिए भी था हमको। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कपल वैसे भी, देखो थोड़ा चीज अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कपल वैसे भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तो एक कपल चाहिए ही, नहीं तो ये जनरेशन कैसे आएगा। और इस जनरेशन में ऑलरेडी 2 कपल आ चुका है, तो 3 कपल तो आ ही चुका है। यहाँ पे जो बोला था 3 मैरिड कपल्स, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कपल अगर आता है तो 4 कपल हो जाएगा, तो ये कपल एक्स्ट्रा है नहीं, ये यही वाला है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। टी का शादी यू के साथ हुआ है, यहाँ पे यू है, तो यू के ऊपर में क्या है? वी है प्लस में, और यहां पे जो यू है, यू के नीचे
एस है, यानी यू का एक बेटा या बेटी एस है, तो यानी वो एक्स का सिबलिंग होगा। ठीक है, एक्स का सिबलिंग होगा। अच्छा, आगे क्या बोला है? टी इज द ओनली ग्रैंड सन, ओनली ग्रैंड सन, एक लौता पोता है, यानी ये क्या है? ये पोता तो नहीं होगा, ग्रैंड सन तो नहीं होगा, ये डॉटर होगा। फिर हु हैज ओनली वन सन, ओनली ग्रैंड सन ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा। हु हैज यानी डब्ल्यू का सिर्फ एक ही बेटा है, तो डब्ल्यू का वैसे भी एक ही बेटा है। ठीक है, क्या हुआ दिमाग में कुछ? F5 प्रेस करो, F5। चलो इसका क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस दिया था क्या? हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिबलिंग्स? डायग्राम में फिर से नहीं जा रहा, हाँ कोई डायग्राम बनाए तो दिखा देना। सिबलिंग्स का पेयर कौन सा है? वाई यू, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वाई, हाँ वाई यू तो है, हाँ लेफ्ट साइड में बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? टी इज द सिस्टर ऑफ जेड। करेक्ट आंसर लिखा तो है ना तुम लोगों ने? नहीं लिखा? टी इज द सिस्टर ऑफ जेड, जेड कहां है, टी कहां है? वी इज द मदर इन लॉ ऑफ टी, वी तो मेल है तो फादर इन लॉ होगा। एक्स इज द नीस ऑफ वाई, नीस तो नहीं हो सकता, मेल है। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, यू तो फीमेल है, सॉरी मेल है, सिस्टर इन लॉ कैसे होगा? यही वाला होगा। जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, हाँ सही है। What is the difference between the number of male and female members in the family? मेल कितने हैं? एक दो तीन चार। फीमेल कितने हैं? एक दो तीन चार। जीरो होगा। ठीक है, फैमिली ट्री बन जाएगा तो ये सॉल्व करने में तो टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये तो हो जाता है फटफट करके। चलो ये बनाना है क्या कॉपी में? तुम लोगों को बना लिया, नहीं बनाने तो बना लो। ठीक, नोट्स में जब पीडीएफ दे दूंगा ना, तो ट्राई करना कि सोल्यूशन नहीं देख के फिर से खुद से आप सॉल्व कर सक रहे हो कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे या फिर जिन सेंटेंसेस में रुक रहे हो उन सेंटेंसेस को 2-3 बार करके पढ़ो। इनिशियली इतना टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला होमवर्क है, हाँ? इसका ये क्वेश्चंस है। चलो
बट कंटिन्यूअस पढ़ते मत रहो, जहां पे लिखने का बारी आएगा वहां पे लिखा भी करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू मैंने देखा है, आप लोग पैराग्राफ ऐसे पढ़ते हो जैसे नोवेल पढ़ रहे हो, तो पूरा पढ़ ही लेते हो एक ही बार में, इससे क्या फायदा होगा, फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे जैसे चौथे लाइन तक कुछ सिग्निफिकेंट तो है नहीं, फोर्थ लाइन तक कुछ खास नहीं है, मतलब हाँ एक आप ध्यान लग जाएगा कि हाँ 3 जनरेशन है, 2 कपल है और सिंगल पेरेंट नहीं है, ठीक है। सिंगल पेरेंट का मतलब समझ में आया, मतलब आपने अगर किसी इंसान का बेटा बेटी मार्किंग किया है, उस इंसान का शादी भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब शादी होना चाहिए इन सेंस उसके साथ एक उसका पार्टनर होना चाहिए, इंडिकेट करना है आपको उसका पार्टनर। या तो मजा होता दाद दिलायचे. ইনফরমেশন একটু মানে কম কম কইতে মানে কানেক্টেড না ইনফরমেশন গুলা, बहुत स्प्रेड आउट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन बहुत सही है इसका इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब आप कितना सोच के इंटरप्रेट कर सकते हो। जे इज द वाइफ ऑफ फादर इन लॉ ऑफ जी, ठीक है। तो जे वाइफ है, ठीक है, जे वाइफ है, तो वाइफ है तो किसी का तो वाइफ होगा ही, ठीक है। अच्छा, अब किसका वाइफ है जे, जे ऐसा एक इंसान का वाइफ है जो कि फादर इन लॉ है, यानी जो कि ससुर है। किसका ससुर है, जी का ससुर है। अब जी का ससुर है तो डायरेक्टली जी नीचे बैठ जाएगा क्या, तब तो हो गया जी का पापा हो गया ये, तो जी का ससुर है यानी फादर इन लॉ है, यानी यहां पे कोई एक इंसान आएगा प्लस या माइनस में, उसके साथ जी का शादी हो रखा है, समझ में आ रहा है। जे इज द वाइफ ऑफ अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, यानी इस इंसान के बेटे बेटी के साथ जी का शादी हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर तो ऐसा बन रहा है। H इज द ओनली डॉटर ऑफ जे, H इज द ओनली डॉटर ऑफ जे, तो हाई चांसेस है कि H यहां पे होगा, या इस इंसान का सिस्टर भी हो सकता है H। अच्छा, चलो ये साइड में लिख के रखते हैं।
ये ओनली है, हाँ ओनली डॉटर है। ई इज द डॉटर ऑफ आई, ई इज द डॉटर ऑफ आई हु हैज 2 चिल्ड्रन, यानी इसका और एक बेटा या बेटी होगा जो कि आई का भाई या बहन होगा। के इज नॉट द चाइल्ड ऑफ जी, यानी जी का बेटा बेटी के नहीं हो सकता, इसका मार्किंग ऐसा है, नहीं होना वाला, ठीक है। यानी जी के डायरेक्ट नीचे यानी सन या फिर डॉटर, डी के डायरेक्ट नीचे के नहीं आ सकता, ठीक है। चलो इसका ना क्या करते हैं, क्योंकि लग रहा है कि इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, तो इसका 2 पार्ट करते हैं। ओ अच्छा, आई के बारे में तो नहीं बोला था ना, ये ई के बारे में था, ई इज द डॉटर ऑफ आई। अच्छा, तो इतना तक तो फिक्स है। अब पहले इसको एनालाइज करते हैं कि जे का एक लौता बेटी कौन है, एच है। तो जे का एक लौता बेटी अगर एच है तो ये हो सकता है कि ये बेटी यही है, तब तो ये प्लस हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि ये है उसका बेटा, क्योंकि अगर एच बेटी है और ये एच नहीं है तो ये तो बेटा होना ही पड़ेगा फिर। समझ में आ रहा है? अगर मैंने बोल दिया यही एच है तो यही बेटी है, और अगर मैंने बोला ये एच नहीं है, इसका कोई बहन है एच, तो तब ये इंसान क्या है, ये फिर फीमेल नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली डॉटर बोला है ना, तो ये होगा मेल, ये क्या हो जाएगा, फीमेल। चलो यहां तक तो सही है। अब आई को कहां पे ठूसना है? अच्छा, आई का 2 चिल्ड्रन है, आई को यहां पे रख के तो फायदा है नहीं, आई का 2 चिल्ड्रन है। अच्छा, 3 जनरेशन है ना, और एक जनरेशन तो चलो आ जाएगा, 2 ही मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल तो वैसे भी आ चुका है हमारा। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सिंगल पेरेंट इज प्रेजेंट इन द फैमिली, यानी जिस भी इंसान का बेटा बेटी आप शो करोगे उस इंसान को आपको एक मैरिड कपल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। वो इंसान अकेला है, उसका वाइफ या हस्बैंड को आपने यहां पे शो नहीं किया है, बट उसका बेटा बेटी है, ये नहीं हो सकता। इससे ये क्या पता चलता है कि Y इज अ पार्ट ऑफ ए मैरिड पेयर। कौन फोन कर रहा है यार? आई इज अ पार्ट ऑफ अ मैरिड पेयर, तो आई कौन से पेयर में जाके घुसेगा बताओ? इस केस में तो जे के साथ, ठीक है, फैमिली का तो मतलब क्या ही हो रहा है। अच्छा, इस केस में जे के साथ, और जे के साथ आएगा तो यहां पे बोला गया है कि आई का 2 संतान है, 2 चिल्ड्रन है, एक है ई डॉटर और दूसरा कोई है, तो दूसरा कोई वाला तो मिल गया, और एक कौन सा है, ई है। इस केस में आई कहां पे आके घुसेगा? इस केस में तो फिर 2 पॉसिबिलिटी हो जाता है। अच्छा, अब देखो इस केस में यही पे आएगा आई, इस केस में आई अगर यहां पे आता है और मैं अगर बोलता हूं कि उसका 2 संतान है, तो 2 संतान तो है, तो फिर यहां पे खाली जगह में आपको ई बिठाना पड़ेगा, बट ई क्या है, निगेटिव, आई मीन फीमेल है, तो आई यहां पे नहीं होगा, फिर आई कहां हो जाएगा, यहां पे। अब आई का अगर मैं बोलता हूं 2 संतान है, तो एक हो जाएगा ई, और एक तो पता नहीं कौन होगा। कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स क्रॉस हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 तो हो रहा है, ठीक है, 7 हो रहा है, तो यहां पे के डाल सकते हैं, हाँ वही मैं बोल रहा हूं, यहां पे के डाल सकते हैं। अच्छा, अगर यहां पे के नहीं डालना है तो के कहां डालेंगे? यहां पे। तो कौन सा लेटर बच गया यहां पे डालने के लिए? एफ बच गया यहां पे डालने के लिए। अच्छा, और इसको अगर कंप्लीट करना है तो फिर कैसे करेंगे? इसको अगर कंप्लीट करना है तो यहां पे कौन कौन सा लेटर बचा हुआ है?
एफ और के, एफ और के, तो इस कपल का तो नहीं बना सकता मैं एफ और के को। तो अगर इस कपल का मैं एफ और के को नहीं बना सकता और इस कपल का भी नहीं बना सकता क्योंकि इसका तो 2 ही चिल्ड्रन है, तो कहां दूं मैं एफ और के? एफ तो चलो मैं दे सकता हूं यहां पे, बट के देने का जगह नहीं है यहां पे, क्योंकि के अगर आएगा तो किसी कपल के साथ ही आएगा। मतलब अगर आना है तो साइड में भी आ सकता है वैसे, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन तो और कुछ मिस आउट नहीं किया है हमने। अच्छा, अब तो देखो, अब ये वाला जो हमने सॉल्व किया था यही काइंड ऑफ पूरा ढंग से सॉल्व हुआ है। अब यहां पे अगर आपको के बनाना है, अगर यहां पे आप के बनाना चाहते हो तो कहीं पे भी बनाओ। आप आई का भाई बना दो, जे का भाई बहन बना दो, ठीक है। के तो यहां पे है ही नहीं, कुछ के बारे में कुछ रिलेशन है क्या? जस्ट बोला है कि जी के नीचे नहीं आ सकता, तो जी के नीचे नहीं डालना है इसको। ई के नीचे मैं के को नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर ई का कोई बेटा बेटी होगा तो ई हैज टू बी अ पार्ट ऑफ मैरिड पेयर, ठीक है। इसके नीचे भी नहीं डाल सकता, इसके नीचे भी नहीं डाल सकता, तो इन दोनों के साइड में डालना है तो डालो, या इसके साइड में भी डालना है तो डाल सकते हैं, ठीक है। इधर तो नहीं डाल सकते। तो अब के लिए हमारे पास एज सच कोई फिक्स जगह नहीं है जहां पे हम लोग दे सकते हैं, तो मैं दूसरे कलर से मार्क करके रख देता हूं। या तो आप आई का भाई बहन बना सकते हो के को, के मतलब स्टार, या तो आप आई का भाई बहन बनाओ, जे का भाई बहन बनाओ, जी का भाई बहन बनाओ, ई का भाई बहन नहीं बना सकते, फिर आई का 2 चिल्ड्रन हो जाएगा, इसका भाई बहन नहीं बना सकते, फिर जी के नीचे आ जाएगा। तो इससे हम लोग आंसर वैसे भी नहीं करेंगे, हम लोग यही से आंसरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आ रहा है, ठीक है। बाकी एक बार देख लो, कोई अगर कुछ कंडीशन छोटा है तो। थोड़ा ऐसे करो, ऐसे रीस्टार्ट। नहीं दिया है या शायद नहीं पता चला है, मेरे ख्याल से तो नहीं पता चल रहा है। ओनली डॉटर ओनली सन अगर होगा तो पता चलेगा। जे इज द वाइफ ऑफ जे इज द वाइफ ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ जी, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जे, ई इज द is the daughter of I who has 2 children. K is not the, पहला वाला शायद गलत निकल रहा है, एक बार चेक करो तो तुम लोग। हमको 2-3 स्टेप पहले ही रुक जाना चाहिए था। मुझे एक कंडीशन दिखा जहां से ये शायद गलत निकल रहा है। देखो पहला वाला डायग्राम चेक करो, लेफ्ट साइड वाला डायग्राम। स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम जे। 4 ही तो सेंटेंस है, 4 सेंटेंस चेक करना है आप लोगों को। 4 नहीं, 3 सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस तो कोई काम का नहीं। जे इज द वाइफ ऑफ फादर इन लॉ ऑफ जी। जे किसका पत्नी है? जो जी का फादर इन लॉ है। फिर जोर से पढ़ो। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जे। क्या वो हो रहा है? ये गलती है, हाँ। क्योंकि मैंने जब बनाया, मैं बनाते टाइम भी वो सेंटेंस फिर से नहीं पढ़ा ना मैंने, और मैं तो ये देख के बना दिया कि एक ई होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है। तो दूसरा कोई भी हो सकता है तो यहाँ पे बैठा दिया था, तो 2 डॉटर हो गया ना उसका, ठीक है। एच इज द ओनली डॉटर होना चाहिए। तो ऐसा ही बनेगा इसका। इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार।
ये कहां पे चला गया? हाँ सही नहीं होगा। हाउ इज के रिलेटेड टू एफ? के का डेजिग्नेशन बताना है एफ के कंपैरिजन में। तो के तो ऊपर है, एफ एकदम नीचे है, तो ग्रैंड वाला रिलेशन होगा, ग्रैंड सन या डॉटर, और ये होगा ग्रैंड फादर। ठीक है, तो रिलेशन किसका पूछा है और किसके कंपैरिजन में पूछा है वो देख लो। के का रिलेशन पूछा है तो के का डेजिग्नेशन क्या है? ग्रैंडफादर। ठीक है, वो पढ़ो। हाउ इज एफ रिलेटेड टू द हस्बैंड ऑफ जी? यानी इसको आप काट दो, द हस्बैंड ऑफ जी को काट दो। जी का हस्बैंड है कौन? आई, तो आई लिख दो यहां पे, क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई? एफ आई से कैसे रिलेटेड है? क्या है? इधर ए और पी, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। ठीक है, समझाना है क्या ये वाला क्वेश्चन? फिर से समझाना है? चलो मैं मिटा नहीं रहा हूं, यही से समझा देता हूं। अच्छा, ये समझ लेने से एक्चुअली हो गया, ये वाला पार्ट ही मेन है कि हमको ये सेंस कैसे आएगा दिमाग में कि हमको दो पार्ट में सॉल्व करना है। ये फील भी तो आना चाहिए ना, बिकॉज दिस शुड बी इन योर थॉट प्रोसेस कि मुझे दो पार्ट में करके ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ये जे इज द वाइफ ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, तो जे इज द वाइफ, तो जे पत्नी है, किसी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? जे, फादर इन लॉ ऑफ जी। तो जी का जो फादर इन लॉ होगा, यानी यहां पे जो इंसान आएगा, यहां पे जो इंसान है उसका पत्नी है जे, और ये जो इंसान है ये फादर इन लॉ है जी का। फादर नहीं है डायरेक्ट, अगर फादर होता तो जी यहां पे होता, फादर इन लॉ है, यानी इस इंसान का जो संतान है, इस इंसान का जो चाइल्ड है, इसके साथ जी का शादी हुआ है। अब ये चाइल्ड मेल है फीमेल है नहीं पता, उसी हिसाब से जी भी मेल है फीमेल है नहीं पता। जैसे यहां तक हो गया, उसके बाद का दोनों सेंटेंस देखो, विदाउट एनी कनेक्टिविटी है, यानी इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जे। ठीक है, चलो जे है, बट हाँ ओनली डॉटर है तो कहां पे होगा ये नहीं पता, तो एच ओनली डॉटर है। ई इज द डॉटर ऑफ आई, यानी आई का तो शादी हुआ होगा, और आई का दो चिल्ड्रन है। चलो हो गया कि ये तो इंफॉर्मेशन निगेटिव है, चलो बस पता होना है हमको कि जी के नीचे के नहीं आने वाला। ओके, अब आपके माइंड में ये दिमाग में आएगा कि क्योंकि जे का एक चाइल्ड एच है और वो फीमेल है, तो अब ये इंसान भी फीमेल हो सकता है, या फिर ये मेल है, दूसरा वाला कोई फीमेल हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमने दो अलग अलग बना लिया। ठीक है, तब मेरे माइंड में नहीं आया था कि यहां पे अगर मैं माइनस दूंगा तो, और जब आई बैठाऊंगा तो आई के साथ दो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये छूट गया था। ओके, एनीवेज, तो जे लिखो, इक्वल टू लिखो, प्लस लिखो। यहाँ पे दिख रहा है आपको जितना भी येलो कलर में लिखा हुआ है, ये पूरा ये वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जितना भी व्हाइट कलर में है वो हमने बाद में एनालिसिस करके बैठा है। तो जे प्लस उनका एक कोई बेटा बेटी होगा और जी, जे प्लस उनका कोई एक बेटा बेटी होगा और जी। अब बात है कि या तो एच यहां पे बैठ जाएगा, ओके, या फिर यहां पे एच इसका बहन बन के बैठेगा और यहां पे कोई और आएगा। अब अगर कोई और आना ही है, एंड वी एग्जैक्टली नो कि आई रिक्वायर्स अ मैरिड कपल टू बी अ पार्ट ऑफ मैरिड कपल, तो आई यहीं पे होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे और ई और एफ है। ओके, क्योंकि के तो फिर नीचे नहीं हो सकता ना। अच्छा, यहां पे क्या हो गया जो छूट गया था, वैसे भी तो ये नहीं होगा कि एच यहां पर अगर बैठेगा तो फिर आई के लिए ये वाला जगह बचा हुआ रहेगा। आई के लिए ये वाला जगह अगर बचा के रखेंगे तो आई का दो संतान है। ठीक है, तो आई का दो संतान है, एक तो ई फीमेल है, अब ये वाला बाय डिफॉल्ट फीमेल हो रहा है, तो ये तभी कैंसिल कर देना चाहिए था हमको। के बारे में, एफ के बारे में इतना सोचना ही नहीं था। ठीक है, तो वहां से ये निकल के आता है कि ये वाला आंसर होगा, और आई का दो संतान जो है,
एक ई होगा, एक के भी हो सकता था, बट इस कंडीशन के हिसाब से के यहां जाके बैठ जाता है, ठीक है, और एफ यहां जाके बैठता है, और एफ का जेंडर नहीं पता, ठीक है। तो घर पे जाके देखना आराम से सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया, इनिशियली आई थॉट कि 10 सेट करेंगे, बट 10 सेट फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए 5 सेट ही हुआ और एक होमवर्क है। तो पहले होमवर्क में मत कूद जाना आप लोग घर पे जाके, तो पहले जितना भी हुआ है 5 सेट उसको बिना देखे सॉल्व करने का कोशिश करो, एंड देन मूव टू होमवर्क, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।